वेलकम टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप जानते हैं कि केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट ने 29 अक्टूबर को केपीएम जेएस कंपटीशन का एग्जाम करवाया था और उसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया था। तो उसी में से इंग्लिश पोर्शन के क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं कि सर इसमें का सही आंसर क्या होगा। तो आज वह बच्चे अपना पेपर और पेन उठा के देखें कि कितना हमने सही किया है, कितना हमने गलत किया है। तो फटाफट से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और ऑप्शंस को देखते रहिए कि कौन सा हमने ऑप्शन सही टिक किया है, कौन सा ऑप्शन हमने गलत टिक किया है। तो ये आपका सॉल्यूशन रहने वाला है 9th to 12th के बच्चों का, क्योंकि एग्जाम दो कैटेगरी में हुआ था, एक 6th to 8th और दूसरा 9th to 12th। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा 9th to 12th का। तो देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आए थे और उनका सॉल्यूशन कैसे है या उनका आंसर कौन सा सही है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक तो पहले से ही कर दीजिए, क्योंकि फटाफट से सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे कि कब रिजल्ट निकलने वाले हैं, कब फेलिसिटेशन सेरेमनीज होने वाली हैं, हर एक चीज़ आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो अंग्रेजी में आया था, काफ़ी जीएस से रिलेटेड ही था, यानी कि बहुत सारे कम लोग सोच भी पाते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में दिए भी जाएं। लेकिन ये ज़रूरी भी है कि आपको सारी चीज़ें, थोड़ा लिटरेचर से भी चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं। तो हमने लिटरेचर और ग्रामर के दोनों के कॉम्बिनेशंस के जीएस को इसमें डाला है, ताकि आपका थोड़ा माइंड जो है ना वो सोचे कि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड पोएट ऑफ पोएट्स, यानी कि पोएट ऑफ पोएट्स किस कवि को कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्लो, एडवर्ड स्पेंसर और नन। तो अल्फ्रेड मार्लो इन दोनों को नहीं कहा जाता है, एडवर्ड स्पेंसर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि एडवर्ड स्पेंसर को पोएट ऑफ पोएट्स कहा जाता है। दूसरा है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश प्रोज के फाउंडर कौन है। तो इंग्लिश प्रोज के फाउंडर में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जॉन मिल्टन, अल्फ्रेड द ग्रेट, एडवर्ड स्पेंसर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका अल्फ्रेड द ग्रेट, अल्फ्रेड द ग्रेट। लेकिन अगर आप इंटरनेट पर गूगल पर सर्च करेंगे कि हु इज़ द फादर ऑफ प्रोज, तो हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ्रेड द ग्रेट को ही फादर ऑफ प्रोज कहा जाता है। और एक और आपको ऑप्शन मिलेगा विलियम टिंडली का, लेकिन उनसे ज़्यादा इनका योगदान था। तो अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर इन्हीं को ही, यानी कि अल्फ्रेड द ग्रेट को ही फादर ऑफ प्रोज कहा जाता है। नेक्स्ट है, हु इज़ द फादर ऑफ टेंस, टेंस के जनक किसको माने जाते हैं, यानी कि सबसे पहले टेंस दिमाग में आया किसके था कि टेंस पढ़ाया जाए और टेंस के रूल्स दिए जाएं। तो सबसे पहले ऑप्शन है जेएन फिंडली, लाइंडली मरे, क्रिस्टोफर और बैबिंगटन। तो इसमें जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो है जेएन फिंडली, यानी कि जेएन फिंडली ने ही पहले टेंस की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे बॉट न्यू फर्नीचर फॉर, FOR होना चाहिए, FAR कर दिए हैं, तो ये थोड़ा माइनर एरर है, आप सही कर सकते हो, डॉट हाउस। तो इसमें ऑप्शन है माइन, दियर, आवर्स, योर्स। तो इसमें आपको प्रोनाउंस की एबिलिटी चेक करी जा रही थी कि आपको प्रोनाउंस कितना आता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है दे, तो दे के अकॉर्डिंग, यानी दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, दियर। तो यहाँ पे हो जाएगा दे बॉट न्यू फर्नीचर फॉर दियर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टेबल इज मेड डॉट वुड। अब यहाँ पर ऑप्शन है बाई, फ्रॉम, ऑफ और फॉर। तो बाई, फ्रॉम, ऑफ, फॉर में कौन सा सही होता है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर जी यहाँ पे तो फ्रॉम का भी प्रयोग हो सकता है और फॉर का भी। तो ऐसा नहीं है, फॉर का मतलब कि ऑफ का भी प्रयोग हो सकता है, फ्रॉम का भी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऑफ का प्रयोग अलग जगह होता है, फ्रॉम का प्रयोग अलग जगह होता है। यहाँ पर क्या है कि टेबल है जो लकड़ी से बनी हुई है, यानी कि इसमें केवल भौतिक परिवर्तन हुआ है। और जब भौतिक परिवर्तन होता है किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, तब वहाँ पर हम करते हैं ऑफ का प्रयोग। लेकिन भौतिक और मतलब कि रूप, रंग, आकार दोनों, तीनों, हर एक चीज़ में परिवर्तन हो जाए तो वहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे द कर्ड इज मेड फ्रॉम द मिल्क, यानी कि जो दही है वो दूध से बनी है। अब उसका पूरा रूप, आकार, रंग हो सकता है, सारी चीज़ें बदल जाती हैं, तो वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर केवल भौतिक परिवर्तन हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑफ का प्रयोग होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अ वर्ब फ्रॉम विच इज नॉट अफेक्टेड बाय नंबर और पर्सन इज कॉल्ड, यानी कि कह रहा है कि एक क्रिया, मतलब कि अ वर्ब फ्रॉम विच इज नॉट अफेक्टेड बाय नंबर और पर्सन, ऐसी क्रिया जो नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं बदलती है। यानी कि हम पढ़ाए थे या हम बताए भी हैं ऑलरेडी वर्ब के वीडियो में कि कौन से नंबर, मतलब कौन सी क्रिया है जिस पर नंबर और पर्सन का असर नहीं पड़ता है। ऑप्शन देख लेते हैं, फाइनाइट, एनॉमलस, नॉन फाइनाइट, इरेगुलर। तो फाइनाइट वर्ब का मतलब होता ही है कि ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती हैं, और नॉन फाइनाइट होती हैं जिन पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो चेंज नहीं होती हैं, वो मतलब कि वो चेंज ही नहीं होती हैं, वो ऐसे की वैसे ही रहती हैं, उन पर सब्जेक्ट या वर्ब का प्रभाव पड़ता ही नहीं है।
किसी भी पर्सन का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें का करेक्ट आंसर होगा आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एलियन। एलियन का करेक्ट एंटोनिम आपको पता होना चाहिए कि एलियन का मतलब होता है विदेशी, और अब देखना है कि स्वदेशी यानी कि अपने देश का कौन होना चाहिए। एक है नेटिव, डोमिसाइल्ड, नेचुरल, रेसिडेंट। तो नेटिव का मतलब होता है मतलब कि देशी यानी कि अपने यहाँ का, घरेलू। तो नेटिव इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फ्यूटाइल। फ्यूटाइल की करेक्ट एंटोनिम क्या होती है? मतलब फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार। इसको हमने बहुत मज़ेदार तरीके से अपने सिनोनिम यानी कि घोल के पिला देने वाली सीरीज में ही इसको बताया गया है, इसको कवर किया है। तो आप अच्छे से जान सकते हो फ्यूटाइल को हम याद कैसे कर सकते हैं। जैसे फूटी हुई टाइल क्या होती है? बेकार होती है। तो फ्यूटाइल मीन्स बेकार। तो ऐसे ही आप याद कर सकते हो। इसे निमोनिक्स कहा जाता है। इसको हमने 4 से 5 वीडियो में कवर किया है, 100 से 200 एग्जाम्पल्स को, और आसानी से उसको आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं, फ्यूटाइल का जो आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 1 है अपराइट, कॉस्टली, एमिनेंट, वर्दी। तो जिसमें फ्यूटाइल का होगा वो होगा वर्दी। फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार, वर्दी का मतलब होता है योग्य, यानी कि काम करने के योग्य जो होता है उसे बोला जाता है वर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ पैनेसिया। पैनेसिया का जो होता है करेक्ट सिनोनिम उसको फाइंड आउट करना है। तो पैनेसिया का मतलब होता है रामबाण, और रामबाण का सिनोनिम होता है वो केओराल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड आउट करेक्ट सिनोनिम ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर का जो करेक्ट सिनोनिम होता है, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, बर्ताव। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कंडक्ट, कानकर, स्ट्राइक, कंफ्यूज। तो कंडक्ट जो होता है वो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि कंडक्ट का भी मतलब होता है आचरण, व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अ स्टेटमेंट दैट कैन हैव अ डबल मीनिंग। ऐसा स्टेटमेंट जिसकी डबल मीनिंग होती है, यानी कि एक वर्ड और उसकी डबल मीनिंग रिप्रेजेंट हो, तो उसे क्या कहा जाता है इन वन वर्ड। तो ऑप्शन नंबर 1 है वर्बस, एम्बिवैलेंट, एपिग्राफ, एम्बिगुअस। तो इसमें का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है डबल मीनिंग जिसकी निकलती हो, वन वर्ड में कहा जाता है एम्बिगुअस। क्वेश्चन नंबर 13। सिटिंग ऑन द फेंस। फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ, यानी कि करेक्ट मीनिंग इसकी बताना है सिटिंग ऑन द फेंस। ये ईडियम है, इसकी करेक्ट मीनिंग होती है बिटवीन टू ओपिनियंस, यानी कि ऐसा इंसान जो दोनों ओपिनियन में कंफर्म ना हो पाए उनको बोला जाता है सिटिंग ऑन द फेंस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाई एंड बाई। फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग। बाई एंड बाई का मतलब होता है धीरे धीरे, तो इसमें ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। टाइम एंड टाइड डॉट डॉट फॉर नन। तो इसमें होता है टाइम एंड टाइड सिमिलर होते हैं, तो इसके लिए यूज होता है वेट्स फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है आई विश आई डॉट डॉट मिनिस्टर। तो कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड मतलब की प्लूरल फॉर्म लिखी जाती है, आई विश आई वर अ मिनिस्टर। तो इसमें का जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है ही मेड अस वर्क। पैसिव वॉइस बनाना है, तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, और इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसमें बाई का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो गए थे कि सर ये ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा। तो हम आपको बता दें कि एग्जाम्स में आपको ऑप्शन मैच कराना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। नहीं समझ में आ रहा है आप नानाबदीज कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन नहीं बदले जाते हैं। लेकिन इसमें का जो ऑप्शन है वो आपको सूटेबल पड़ रहा है, वी वर मेड अ वर्क। कभी कभी वी वर मेड टू वर्क भी कर देते हैं, तो आपको उससे परेशान नहीं होना है, दोनों ऑप्शन सही हैं। वी वर मेड अ वर्क आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है देयर वॉज नो टाइम टू लॉस। देयर वॉज नो टाइम टू लॉस, इसका पैसिव वॉइस होता है देयर वॉज नो टाइम टू बी लॉस्ट, यानी कि इन्फिनिटिव आते हैं तो हम उनके बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है ही सेड वुड दैट माई फादर वर अलाइव, यानी कि इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, और इनडायरेक्ट नरेशन इसका क्या होगा ही विश्ड दैट हिज फादर वर अलाइव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ही विश्ड दैट हिज फादर वर अलाइव। क्वेश्चन नंबर 20 एलास सी शुड डाई सो यंग, यानी कि दुख की बात है कि वह जल्द ही मर गई, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन इसमें दिया गया इट इज स्ट्रेंज दैट सी शुड डाई सो यंग, या सी सैड सी शुड डाई सो यंग, इट इज सैड दैट सी शुड डाई सो यंग, या इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट सी शुड डाई सो यंग। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट सी शुड डाई। तो ये हो गए 9th to 12th के सॉल्यूशन, और जिसमें भी आपको डाउट्स है उसको कमेंट्स में आप लिख सकते हो, उसके बाद में देखा जाएगा। और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्वेश्चन नंबर आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।